नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने गोचर में नंदा गौरा महोत्सव में की शिरकत। इससे पहले किया रोड शो, उमड़े लोग, फूलों से किया स्वागत। उत्तराखंड बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने महेंद्र भट्ट ने दाखिल किया राज्यसभा के लिए नामांकन। बलूनी का अप्रैल में समाप्त होगा कार्यकाल। भट्ट पहली बार जाएंगे राज्यसभा। चंपावत में प्रेम प्रसंग के चलते चाकू मारकर की युवक की हत्या। पुलिस ने हत्या के आरोपी को किया गिरफ्तार। एक घायल का उपचार जारी। किसान आंदोलन को लेकर उत्तराखंड पुलिस भी अलर्ट मोड पर। इंटेलिजेंस और खुफिया तंत्र भी एक्टिव। पुलिस मुख्यालय से एक एक गतिविधि पर रखी जा रही है पूरी निगरानी। और बद्रीनाथ धाम मंदिर में कपाट खुलने की तारीख का ऐलान। यात्रा को लेकर तैयारियां तेज। सीएम धामी ने कहा, व्यवस्थाओं को लेकर सरकार कर रही हर पहलू पर काम। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज बृहस्पतिवार को गौचर में आयोजित नंदा गौरा महोत्सव में प्रतिभाग करने पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने रोड शो किया। मुख्यमंत्री दोपहर में हेलीकॉप्टर से गोचर पहुंचे। इसके बाद कार से बीआरओ गेस्ट हाउस में पहुंचे, जहां से मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल तक रोड शो किया। सीएम धामी नंदा गौरा महोत्सव बेटी बवारी आवा उत्तराखंड तय अग्नि बढ़ावा कार्यक्रम में प्रतिभाग करने पहुंचे हैं। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में बजट सत्र आहूत किए जाने को लेकर राजनीतिक सियासत गरमाई हुई है। दरअसल पिछले कुछ सालों की तरह इस साल भी पूर्णकालिक बजट सत्र गैरसैंण में आहूत होने की संभावना थी, लेकिन इसी बीच न सिर्फ विपक्ष के विधायक बल्कि सत्ता पक्ष के भी अधिकांश विधायकों ने ठंड का बहाना लेकर विधानसभा अध्यक्ष को पत्र भेजा कि देहरादून में ही विधानसभा बजट सत्र आहूत किया जाए। अब वहीं बजट सत्र को लेकर देहरादून में कराई जाने को लेकर कैबिनेट ने भी अपनी मोहर लगा दी है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का इस मामले में बयान सामने आया। मीडिया से मुखातिब होते हुए सीएम धामी ने कहा कि सरकार ने बजट सत्र को देहरादून विधानसभा में करने का निर्णय लिया है। विपक्ष सभी दलों के विधायकों ने भी माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को भी और मुझे भी लिखित रूप में भी दिया था और मिलकर भी उन्होंने कहा था, क्योंकि अभी वहाँ पर कुछ लोग बीमार भी हैं और सभी लोगों के लिए एकाएक थोड़ा सा व्यवस्थाओं की कभी कमी हो जाती है। इसके कारण से सब लोगों ने अनुरोध किया था। इस पर जो है ये निर्णय हुआ है कि सत्र यहीं पर होगा। बीजेपी की उत्तराखंड इकाई के प्रमुख महेंद्र भट्ट ने गुरुवार को राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। भट्ट के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। पूर्व विधायक भट्ट ने बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी की जगह पर्चा भरा। बलूनी का कार्यकाल अप्रैल में खत्म हो रहा है। भट्ट 2002 में पहली बार नंदप्रयाग से राज्य विधानसभा के लिए चुने गए थे। वहीं 2017 में वो बद्रीनाथ विधानसभा सीट से चुने गए। इस दौरान उन्होंने 2002 से लेकर 2007 तक राज्य विधानसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक सहित कई पदों पर कार्य किया। 2007 से 2010 तक भट्ट राज्य बीजेपी सचिव, गढ़वाल संयोजक और पार्टी की राज्य कार्य समिति के सदस्य थे। हमारी पार्टी में एक बहुत नीचे से आए हुए कार्यकर्ता जो सामान्य स्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में जिन्होंने समाज का काम, पार्टी का काम शुरू किया, वैसे ही हमारे महेंद्र भट्ट जी हैं जिन्होंने एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में एक मतलब जो हमारी सबसे निचली इकाई होती है, उस निचली इकाई में संगठन मंत्री के रूप में, पूर्णकालिक के रूप में, युवा मोर्चा में, भाजपा में, विद्यार्थी परिषद में अनेक सारे संगठनों में काम किया और वो सारा अनुभव अब आने वाले प्रदेश के लिए, पार्टी के लिए काम आएगा। निश्चित रूप से कार्य का विस्तार होगा। महेंद्र भट्ट जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। महेंद्र भट्ट जी और हमारा बहुत ही पुराना संबंध है। महेंद्र भट्ट जी
युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे, मैं उनके साथ महामंत्री था। मैंने महेंद्र जी के कामकाज को बहुत नज़दीक से देखा है, उनकी कार्यकुशलता को बहुत नज़दीक से देखा है। उनके अंदर बहुत ही संगठन की क्षमता के साथ साथ प्रशासनिक क्षमताएं भी हैं, और निश्चित तौर पे महेंद्र भट्ट जी का जो कार्यकाल है वो अद्भुत होगा और ऐतिहासिक होगा। ये दायित्व एक कार्यकर्ता को दिया है, और मैं देवभूमि के सीमांत क्षेत्र का कार्यकर्ता होने के नाते उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि जिस भाव के साथ नेतृत्व ने मुझे दायित्व दिया है, मैं प्रयास करूँगा देवभूमि के उस सारे विषय, जो विषय की सदन के उस मंच पर रखे जा सकते हैं, उनको रखकर और राज्य के विकास के लिए मैं भी एक सहायक के रूप में दिखाई दूं। वैसे तो हमारे प्रधानमंत्री के हृदय में उत्तराखंड वास करता है। अभी तक उत्तराखंड के लिए जितनी भी योजनाएं हुई हैं वो अपने आप में कीर्तिमान स्थापित करती हैं। तो मैं आप सबका पुनः आभार व्यक्त करते हैं, विश्वास के साथ कि आगामी दिनों में आप सबके सहयोग से राज्य के विकास में काम करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ 2 फरवरी को अयोध्या दौरे पर जाने वाले थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया। अब वहीं एक बार फिर से अयोध्या दौरे को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वो अपनी कैबिनेट के साथ जल्दी ही श्री रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या जाएंगे। सीएम धामी ने कहा है कि इसके पहले 2 फरवरी को अयोध्या में श्री रामलला के दर्शन करने का कार्यक्रम तय किया गया था, लेकिन अयोध्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए इसे आगे कर दिया गया। वर्तमान में रूपरेखा तय की जा रही है और जल्दी ही पूरी कैबिनेट के साथ वो अयोध्या दर्शन के लिए जाएंगे। को हमारा जाने का पहले कार्यक्रम बना था पूरी कैबिनेट के साथ। बीच में चूंकि बहुत ज़्यादा श्रद्धालुओं की वहाँ पर संख्या होने के कारण से हम सब लोगों ने तय किया कि किसी भी श्रद्धालु को वहाँ पर राम भक्त को हम लोगों की वजह से कोई परेशानी न हो, इसलिए सब लोगों ने तय किया कि थोड़ा वहाँ पर स्थिति सामान्य हो जाएगी। जब सामान्य रूप से दर्शन प्रारंभ हो जाएंगे तो हम जाएंगे। तो अब आगे की 2-3 तिथियाँ आई हैं, उन 2-3 तिथियों में से किसी भी तिथि में जिस दिन भगवान राम बुलाएंगे उस दिन हम सब पहुँच जाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने 2024 आबकारी नीति का विरोध किया है। उन्होंने सरकार पर अत्यधिक शराब की दुकान खोलने और लाइसेंस प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए। वहीं शराब की बोतल्स में लगाए जाने वाले प्लास्टिक के होलोग्राम पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को ध्यान देने की बात कही। उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम नरेंद्र मोदी के सिंगल यूज प्लास्टिक के विरोध करने के बाद भी सरकार ने एक टेंडर पास किया जो आगामी दिनों में पर्यावरण को प्रदूषित करेगा। वहीं उन्होंने बजट सत्र देहरादून में होने पर सरकार की कड़ी निंदा की है। आज हमने आबकारी नीति पर FL2 को जो सरकार ने प्राइवेट हाथों में देने का निर्णय किया है, और पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर पूरे प्रदेश में जिस तरीके की शराब की मॉल्स खोलने की बात कही है और लाइसेंस की जो नीति तय की है, निश्चित ही हम उसका विरोध करते हैं और ये भी कहते हैं कि देवभूमि को आप शराब में डुबाने की कोशिश कर रहे हैं, जो ठीक नहीं है। एक तरफ आप डेनिस का विरोध करते थे, दूसरी तरफ आपकी नीतियां ये बताती हैं कि आपने शराब कारोबारियों के आगे घुटने टेक दिए हैं। कोर्ट ने हल्द्वानी स्थित मलिक और नजाकत अली के बगीचे मामले में सुनवाई के बाद सरकार को 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मामले में मलिक बगीचा के याचिकाकर्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने ऑनलाइन बहस की। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। वहीं कोर्ट में बहस के दौरान सरकार की ओर से कहा कि विवादित भूमि को जो नजूल भूमि थी, जो 10 सालों की लीज पर कृषि कार्यों के लिए दी गई थी, लेकिन लीज खत्म होने के बाद भी उसका नवीनीकरण नहीं हुआ। इसके साथ ही इसमें यह भी बताया गया कि नियम के मुताबिक अगर दिए गए कारण के अलावा भूमि को दूसरे कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो लीज खुद से ही निरस्त मानी जाएगी। कोर्ट ने आज जो है सरकार को 4 हफ्ते का समय दिया है जवाब दाखिल करने के लिए, और जो पिटिशनर को जो है उसके बाद 2 हफ्ते का समय दिया है रिजाइंडर फाइल करने के लिए, और 6 हफ्ते बाद जो है उसको लिस्ट कर किया। मैटर ये है इंक्रूजमेंट रिमूवल का है। हमारे पास पॉलिसी है स्टेट की, उसी के तहत कार्रवाई हो रही थी, और जब हमारी ऑनगोइंग ड्राइव है उसी के कंटिन्यूएशन में सब जो है ये जो है रिमूवल किया गया था, अनऑथराइज ऑक्यूपेंट्स को रिमूव किया गया था। उसके बाद से लिटिगेशन में आए यहाँ। इनिशियली भी जो है कोर्ट ने इनको कोई इंटरिम प्रोटेक्शन नहीं दिया, आज भी लगा हुआ था, आज भी कोई इंटरिम प्रोटेक्शन नहीं दिया।
कोर्ट ने इसमें जो है काउंटर जो है मांग लिया है रिजॉइंडर। उसके बाद सुनवाई होगी। कृषि भूमि के लिए हाँ, 10 ये सालों कृषि का भूमि के लिए दी गई थी, उन्हीं का केस है। कृषि भूमि के लिए दी गई थी, 10 साल के लिए दी गई थी, उन्हीं का पिटिशनर का ही केस है। और 10 साल के बाद कभी भी इस लीज का रिन्यूअल नहीं हुआ। हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक सहित 9 नामजद उपद्रवी के खिलाफ कुर्की का आदेश हुआ है। डीआईजी कुमाऊं योगेंद्र रावत ने बताया कि फरार मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक की तलाश में जगह जगह टीम्स लगी हुई हैं और पुलिस की कई टीम में विभिन्न राज्यों में अब्दुल मलिक सहित फरार अन्य दंगाइयों को गिरफ्तार करने के लिए दिन रात काम कर रही है। इन फरार 9 नामजद उपद्रवी सहित मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक सहित 9 नामजद उपद्रवियों के लिए कुर्की के आदेश जारी हुए हैं। ये जो 9 लोग बचे हुए हैं जिनमें कि अब्दुल मलिक भी सम्मिलित है, इनकी न्यायालय से, माननीय न्यायालय से आज 82-83 जिसको आम भाषा में हम कुर्की कहते हैं वो प्राप्त कर ली गई है और इसको जल्दी ही एग्जीक्यूट कराया जाएगा। इसके अलावा इसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रदेश के अंदर और प्रदेश के बाहर प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस के पास अपने सुराग हैं और इसके आधार पर हम लोग इनको परसू कर रहे हैं। डोईवाला के तमाम किसान भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह खालसा के नेतृत्व में डोईवाला तहसील पहुंचे, जहां उप जिला अधिकारी को ज्ञापन देते हुए किसानों ने कहा कि पूरे देश का किसान एक है, सरकार किसानों को गुमराह ना करे। किसान अपनी जायज मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। 16 फरवरी को भारत बंद के आंदोलन का समर्थन करते हुए किसानों ने कहा कि जिस तरह से दिल्ली और हरियाणा बॉर्डर पर शासन प्रशासन पुलिस द्वारा किसानों के साथ मारपीट की जा रही है, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, उनका रास्ता रोका जा रहा है, किसान यूनियन उसका विरोध करती है और बता देना चाहती है कि अगर जरूरत पड़ी तो देहरादून जिले के सभी किसान उग्र आंदोलन को मजबूर होंगे। किसान अपनी जो पहले जो आंदोलन हुआ जिस पे सरकार ने गुमराह करके 13 महीने आंदोलन चला, किसानों को उठा दिया कि आपकी मांगें मान ली गई हैं, जिसमें कि एक भी मांग वहां नहीं मानी गई और उसके विरोध में हरियाणा और पंजाब का किसान दिल्ली का घेराव करने जा रहा था, जो कि एक आज़ाद भारत में, स्वतंत्र भारत में सभी नागरिकों का अधिकार है। वो कोई वहां उपद्रव नहीं कर रहे थे, उनके ऊपर लाठी गोली डंडे हर तरह से प्रहार किया जा रहा है। मैं शासन प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि वो भी भारत के ही नागरिक हैं, पूरे देश का अन्न उगा करके पेट भरते हैं, क्या जरूरत पड़ गई उनको इतना बल प्रयोग करने की कि उनके ऊपर जो है लाठी डंडे यहीं तक सीमित नहीं, जो कि 315 और 12 बोर के फैर भी उन पे किए जा रहे हैं। उसके विरोध में डोईवाला के समस्त किसान, जिला देहरादून भारतीय किसान यूनियन टिकैत की टीम इसका घोर निंदा करती है। ये जो भी ये आंदोलन हो रहा है, ये ग्रामीण भारत बंद का ऐलान है, खाली डोईवाला का नहीं ऐलान है, पूरे इंडिया पे ऐलान है। तो ग्रामीण भारत बंद रहेगा, सारे किसान अपने खेतों में नहीं जाएंगे कल। तो डोईवाला के किसान यूनियन टिकैत ने ये फैसला लिया है, देहरादून वालों ने भी ये फैसला लिया है कि हम कोई भी किसान खेत में नहीं घुसेगा, काम नहीं करेगा। डिमांड आपकी सब एक ही डिमांड है, पूरे इंडिया के किसानों की एक ही डिमांड है। किसान एक ही है, किसान की कोई प्रजाति नहीं है, ना वो हिंदू है, ना वो मुसलमान है, ना वो सिख है, ना वो ईसाई है, पहले वो सबसे अन्नदाता है, किसान है। और फिलहाल के लिए खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लंढोरा निवासी शोएब बीती रात लगभग 9:30 बजे रुड़की के इमली रोड पर अपने एक परिचित के पास जैकेट लेने आया था। तभी अचानक से 3 युवक मोटरसाइकिल पर आए और शोएब को जबरदस्ती बाइक पर बिठाने लगे। शोएब के शोर मचाने पर भीड़ जमा हो गई। तभी तीनों युवक शोएब को छोड़कर भाग निकले, जिसकी शिकायत शोएब के परिजनों द्वारा पुलिस से की गई। वहीं सारी घटना पास ही लगे कैमरा में कैद हो गई। जानकारी के मुताबिक बीते 5 दिन पहले लंढोरा में शोएब का किसी बात को लेकर इनमें से 2 युवकों के साथ झगड़ा हो गया था, जिसके बाद देर रात इस घटना को अंजाम दिया गया। ये इमली रोड रुड़की के पास है। मैं अपनी जैकेट लेने के लिए आया था और यहाँ पे 3 लोग बाइक पे आए, नगला इमरती के, और उन्होंने आगे मेरे साथ मार पिटाई शुरू की और जबरन मुझे गाड़ी पे ले जाकर बिठा कर ले जा रहे थे और अपहरण करा उन्होंने मेरा। और मैंने शोर मचाया। शोर मचाने के बाद वो भीड़ को देखकर तीनों भाग गए। उनमें सबसे पीछे आदमी जो बैठा था उसने तमंचा दिखाया और तमंचे से मुझे डराने की कोशिश करी, लेकिन वो भीड़ को देख के वहाँ से तीनों अपनी गाड़ी लेकर भाग गए। और इसके पीछे जो नगला इमरती के प्रधान हैं खलील अहमद, उन्होंने फैसला कराया था। इसके अपहरण के पीछे भी उन्हीं का हाथ है। क्या पहले भी कोई किसी तरह की वो रंजिश है? हाँ, उनसे पहले हमारे
बच्चों में नाबालिग दोनों बच्चों में झगड़ा हुआ था, तो उसके बीच में समझौता हो गया था चौकी में। उसके बाद चौकी में समझौता हो गया था, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने आज फिर मुझे रुड़की में देख के मेरे ऊपर प्रधान जी ने हमला कराया, मुझे अपहरण करने की कोशिश की। चंपावत के पार्टी ब्लॉक के पनिया गांव में 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे की देर रात त्रिकोणीय प्रेम प्रसंग के चलते चाकू से गोदकर एक युवक खिलेश चंद्र की हत्या कर दी गई। पुलिस ने हत्यारे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गुरुवार को पार्टी थाने के एसओ देवनाथ गोस्वामी ने बताया कि बबलू सिंह मेहता और खिलेश चंद्र जोशी में बुधवार देर रात युवती को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि बबलू सिंह मेहता ने चाकू निकालकर खिलेश चंद्र जोशी पे चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। चाकू के हमले से खिलेश गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं एसओ देवनाथ गोस्वामी ने बताया कि आरोपी को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया। हमें जो है शाम को जो है 112 में जो है सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति को जो है घायल कर दिया गया। मैं जो है तत्काल जो है मौके पर गया अपनी टीम के साथ। वहाँ पे एक व्यक्ति जो है सड़क पे जो है पड़ा हुआ था, खून से सना था। हमारे द्वारा जो है उसकी जो है शिनाख्त की। उसकी शिनाख्त जो है खिलेश चंद्र जोशी के नाम की हुई। तत्पश्चात 108 को मेरे द्वारा वहाँ मौके बुलाया। 108 से उसको जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पार्टी भेजा गया। वहाँ जो है मृत्यु घोषित कर दिया गया था। मृत्यु घोषित करने के बाद उसकी जो है पंचायतनामे की कार्रवाई की और तब मेरे द्वारा जो है अभियुक्त जिसके द्वारा जो है वो जो है कन्यागाई निवासी है, उसको जो है गिरफ्तार कर लिया है। उससे जो है उसकी निशानदेही पे उसके द्वारा जो है चाकू से जो है मृतक की जो है हत्या की थी, आला नकब भी जो है चाकू बरामद कर लिया गया। ये मामला जो है त्रिकोणीय प्रेम प्रसंग जो है एक लड़की है, उससे जो है दोनों जो है ये प्यार करते थे। इसी बात की आपस में इनकी रंजिश थी। उत्तराखंड के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम मंदिर में कपाट खुलने की तारीख का ऐलान हो चुका है। इसके साथ ही अन्य धामों के कपाट खुलने की तारीखों का भी जल्द ही ऐलान हो जाएगा। वहीं 4 धाम यात्रा को लेकर सरकार ने तैयारियों पर जोर देना शुरू कर दिया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चारों धामों में व्यवस्थाओं को लेकर इस बार सरकार कई पहलुओं पर काम कर रही है। 2023 की जो यात्रा हुई है, क्योंकि एक बड़ी संख्या में यात्रा हुई है और जो अनुमान है हर वर्ष यात्रा की जो संख्या है वो बढ़ने वाली है। आने वाले समय में ये करोड़ों की संख्या में ये यात्रा पहुंचेगी। अभी 56 लाख तक पहुंची है, तो उसके अनुरूप ही सारी जो अवस्थापना सुविधाएं हैं, आवास की, परिवहन की, आने जाने की, पार्किंग की, पेयजल की, उन सब पर हम लोग एक फोकस कर रहे हैं और उसी के अनुरूप योजना बना रहे हैं। 4 धाम यात्रा में जो भी सहूलियतें हो सकती हैं, आने वाले यात्रियों को जो सुविधाएं मिल सकती हैं, उनकी यात्रा जिससे सरल हो, सुगम हो, वो सब काम हम प्राथमिकता से कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कतर से सकुशल वापस लौटे नौसेना के पूर्व अधिकारी सौरभ वशिष्ठ को सम्मानित कर शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने बुधवार को साय श्री वशिष्ठ के टर्नर रोड स्थित आवास पर जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की और उनकी खुशी में शामिल हुए। सीएम धामी ने कहा कि सौरभ की सकुशल रिहाई विश्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की बढ़ती पहचान, ताकत की पहचान है। बड़ी दिवाली जैसा है कि इतने लंबे समय के बाद और बहुत मुश्किलों से निकल कर आए हम, हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत मैं धन्यवाद करता हूं अपनी तरफ से, सौरभ जी की तरफ से, उत्तराखंड के सभी लोगों की तरफ से, उनके परिवार की तरफ से, कि प्रधानमंत्री जी सबको जो केवल परिवारजनों कहते ही नहीं हैं, बल्कि हर एक मुसीबत के समय में, परेशानी में, देश में, विदेश में जो भी हमारे भारतीय हैं, उनकी चिंता परिवार के अभिभावक की तरह करते हैं। हल्द्वानी में बनभूलपुरा हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक सहित 9 नामजद उपद्रवी के खिलाफ कुर्की का आदेश हुआ है। डीआईजी कुमाऊं योगेंद्र रावत ने बताया कि फरार मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक की तलाश में अलग अलग टीम्स लगी हुई हैं और पुलिस की कई टीम विभिन्न राज्यों में अब्दुल मलिक सहित फरार अन्य दंगाइयों को गिरफ्तार करने के लिए दिन रात काम कर रही है। आपको बता दें कि हल्द्वानी में बनभूलपुरा इलाके में 8 फरवरी को अतिक्रमण हटाने गई प्रशासन और पुलिस की टीम पर पथराव और आगजनी के दौरान
नगर निगम और सरकारी संपत्ति का भारी नुकसान हुआ था। इसका आकलन करने के बाद नगर निगम ने मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक को नुकसान की भरपाई के लिए वसूली नोटिस जारी किया था। ये जो 9 लोग बचे हुए हैं जिनमें कि अब्दुल मलिक भी सम्मिलित है, इनकी न्यायालय से, माननीय न्यायालय से आज 82-83 जिसको आम भाषा में हम कुड़की कहते हैं वो प्राप्त कर ली गई है और इसको जल्दी ही एग्जीक्यूट कराया जाएगा। इसके अलावा इसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रदेश के अंदर और प्रदेश के बाहर प्रयास किए जा रहे हैं। सर ये कहाँ छुपे हुए थे? कुछ इस टाइप से कुछ इनपुट्स मिले कभी तक कि कहीं कागज मूवमेंट हो रहा है? पुलिस के पास अपने सुराग हैं और इसके आधार पर हम लोग इनको परसू कर रहे हैं। बनभूलपुरा में बवाल और कर्फ्यू के चलते लगी पाबंदियों से स्कूली बच्चों को खासा परेशानियां हो रही है। प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले कई बच्चे सरकारी और निजी स्कूलों में पढ़ते हैं। पाबंदी के चलते अधिकांश के बोर्ड प्रैक्टिकल छूट गए हैं। बनभूलपुरा राजपुरा क्षेत्र में करीब 1 दर्जन स्कूल्स बंद हैं। इनमें गृह परीक्षाएं होनी मुश्किल है। प्रभावित छात्र छात्राओं के लिए राहत की बात यह है कि उनके बोर्ड प्रैक्टिकल बाद में करवाए जाएंगे। वहीं प्रभावित क्षेत्र के CBSE से संबंध स्कूलों की परीक्षा अलग से कराने को लेकर शिक्षा विभाग ने प्रशासन से अनुरोध किया है। ये हमारी पूरी है। वर्तमान परिस्थिति में जिस एरिया के बच्चे हमारे अभी तक जिस एरिया में रह रहे हैं, वो अगर किसी बच्चे का प्रैक्टिकल अगर छूटा हुआ है तो रामनगर बोर्ड के माध्यम से पुनः उनकी डेट निर्धारित करते हुए उनके प्रैक्टिकल कराए जाएंगे। वर्तमान में 16 तारीख से होम एग्जामिनेशन भी हमारा प्रारंभ हो रहा है। तब तक अगर परिस्थिति सामान्य नहीं होती है तो उन बच्चों की गृह परीक्षा भी कराए जाने का अलग से प्रबंध जो है किया जाए। और फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। बने रहिए जॉन टीवी के साथ। नमस्कार।